हम एक रोना सुन रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें लेना मुश्किल हो गई हैं। बट अगर इन्फ्लेशन इतनी ही बुरी चीज़ है, तो प्राइसेस हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रह सकती? वेल, द ट्रूथ इज़ कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। What? आई नो ये बात काफ़ी अनबिलीवेबल लग रही है, बट गिव मी 5 मिनट्स एंड मैं आपको समझाती हूँ कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। ओके, सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइस में इंक्रीज होने को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर मैं आपको कहूँ कि कल को कुकिंग ऑयल की कीमत 100 रुपये से बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली आप अभी जाके फौरन कुकिंग ऑयल खरीद लोगे। तो इसका मतलब कि प्राइस इंक्रीज होने से आपकी कंजम्पशन बढ़ गई। आपने वो चीज़ आज ले ली कि कल को वो महंगी ना हो जाए। एंड जब आपने ये चीज़ खरीदी तो कंपनीज ने पैसा बनाया, वो प्रॉफिटेबल हुई, उन्होंने ग्रो किया, एक्सपैंड किया। इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया। ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया तो सैलरीज बढ़ी, लोगों को ज़्यादा पैसा मिला, और इसी पैसे को इस्तेमाल करके उन्होंने और चीज़ें खरीदी। तो इसकी वजह से इकोनॉमी में एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि प्राइसेस इंक्रीज होने से मतलब इन्फ्लेशन की वजह से लोगों ने ज़्यादा कंज्यूम किया, कंपनीज ने ज़्यादा पैसे बनाए, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, उन्होंने इन्वेस्ट किया, लोगों को एम्प्लॉय किया, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे बढ़े, उनकी सैलरीज इंक्रीज हुई, विच ऑल्सो मीन्स जीडीपी ग्रोथ। और इसी पैसे को लेके उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम किया और हम इस साइकिल में चलना शुरू हो जाते हैं। पर एक मसला है, ये सिर्फ तभी काम करता है अगर सैलरीज भी उतनी तेज़ी से बढ़ें जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर हम पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों का इन्फ्लेशन रेट डाटा देखें, वेट लेट मी एक्सप्लेन कि इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि पिछले साल से इस साल में प्राइस में कितना इंक्रीज आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो 2024 में प्राइसेस 2023 की निस्बत 10% ज़्यादा है। नाउ गोइंग बैक टू द ग्राफ, कोरोना के बाद से इन्फ्लेशन में मैसिव इंक्रीज आया है एंड वेजेस इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज नहीं हुई। अगर इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाए तो इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती हैं। इसका मतलब है कि लोगों को बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टफ वो इन्वेस्ट करना शुरू हो जाती हैं, और कंपनीज वगैरह का डेट महंगा हो जाता है तो उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इससे उसी साइकिल में कंजम्पशन कम होने की वजह से कंपनीज कम पैसा बनाती हैं, वो इन्वेस्ट कम करती हैं, उनकी ग्रोथ स्लो डाउन होती, लोगों की सैलरीज कम होती हैं, इन इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। तब लोगों के पास कम पैसा है टू बाय द सेम स्टफ। ना द गोल इज कि इन्फ्लेशन को एक थ्रेशोल्ड के बीच में रखा जाए कि जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सैलरीज इंक्रीज उसको मैच कर सके। सब कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इन्फ्लेशन टारगेट रखती हैं, जैसे यूरोप एंड यूएसए में इट्स 2%। अब अगर आप कहो कि अगर प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो तब क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। अगर मैं आपको कहूँ कि कल को एक चीज़ की प्राइस कम हो सकती है, तो आज आप वो चीज़ कभी भी नहीं लोगे। आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है कि कल को जब वो सस्ता हो जाएगा आप तब खरीदोगे। इससे कंपनीज कम पैसा बनाती हैं, ग्रोथ कम होती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है एंड सैलरीज लोगों को कम मिलती हैं, एंड इसीलिए वो चीज़ें कम खरीदते हैं एंड हम एक विशियस साइकिल ऑफ डिफ्लेशन में फंस जाते हैं। नाउ अनलाइक इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट्स के पास डिफ्लेशन को फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन में मैसिव डिफ्लेशन की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई, और वो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से थोड़ा बेहतर हुई। अगर इन्फ्लेशन 0% से नीचे गिर जाती है तो हम एक डिफ्लेशन जोन में चले जाते हैं, और इस जोन से निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कंट्रीज इन्फ्लेशन टारगेट्स रखती हैं ताकि वो इस डिफ्लेशन जोन में ना जाए। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन इज़ एक्चुअली गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मसला तब आता है अगर ये इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जो आजकल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा कुछ साल बाद स्टेबल हो जाती है। हमारे इतने बुरे हालात ज़्यादा देर नहीं रहेंगे।